Hello everybody, welcome to the channel सरल सीखो. I hope you all are doing absolutely great and fine. So आज हम लोग बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं. नया इन द सेंस टॉपिक ही नया नहीं, हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही बहुत ही नया करने वाले हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो AI पहले से ही पढ़ चुके हैं और बहुत सारे मतलब 8th क्लास में उन्होंने पढ़ी होगी, एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं. तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले AI, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग सबसे ज़्यादा AI से वाकिफ़ होंगे, हम सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई में जितना AI यूज़ करते हैं फॉर होमवर्क, फॉर प्रोजेक्ट्स, दिस एंड दैट, तो आप लोग सब जानते होंगे. तो अभी तो आपके लिए AI सिर्फ वो है कि आपको पढ़ाई का जो शॉर्टकट प्रोवाइड करवाता है, दिस इज़ व्हाट AI इज़. ठीक है, पर हम इस सब्जेक्ट में और डिटेल में जानेंगे कि AI क्या होता है. और जनरली बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो आजकल वर्ल्ड में जो हो रहा है बेसिकली, उससे आपको कनेक्ट करवाने वाली हैं. अच्छा, पर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. ये चैप्टर हम पहले कंप्लीट करेंगे. ये चैप्टर बेसिकली आप सोचेंगे कि AI थोड़ा रोबोट, कोड, लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंप्यूटर एट्सेट्रा उससे रिलेटेड होगा, पर हमारा जो AI का फर्स्ट चैप्टर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसमें बेसिकली हम लोग उस नाम से पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं. तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्या कैसे, थोड़ा फर्स्ट चैप्टर थियोरेटिकल है, बट ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है सबसे पहली बात तो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. तो हम सबसे पहले, हमारा जो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, हम सबसे पहले वही सीखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है. आप सब लोगों से अगर अभी हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप बस ज़्यादातर क्या जवाब देंगे कि जो भी हम बातचीत करते हैं या कुछ भी चीज़ डिलीवर करते हैं किसी इंसान को, कोई भी थॉट्स, आइडियाज़, उनको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं. और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं. तो हम थोड़ा उसको फ्रेम करना सीखते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है. कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इन अ मीनिंगफुल वे. देखो, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इंसान से दूसरे एक इंसान को अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारे ओपिनियंस शेयर करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे. का मतलब है हम मतलब कुछ भी पागलों की तरह बात नहीं करते, एक ऐसी बात करते हैं जो सबको समझ में आए. तो ये कम्युनिकेशन है, बस अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सचेंज करना. इतना सा आप एग्जाम में लिखेंगे तो यू आर गुड टू गो. Okay, it plays a major role in developing personality, improving relationship एंड अचीविंग सक्सेस इन स्कूल एंड द वर्क प्लेस. ठीक है, ये आप सब लोग सुनते होंगे स्कूल्स में अपने कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ऐसा क्यों बोला जाता है, सबसे पहले तो हम वो बताते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी स्कूल में हो, आप इधर यू आर इन कॉलेज और एनी वर्क प्लेस और एनी ऑफिस समथिंग लाइक दैट, तो हमेशा आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे आप कैसे? थ्रू कम्युनिकेशन. वो कैसे भी कम्युनिकेशन हो सकती है, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप मुंह से बोल सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं, पर कम्युनिकेशन होती है, कहीं पे भी आप होते हैं. तो कम्युनिकेशन में जब हम सही चीज़ें लिखेंगे, अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे क्या क्या कम्युनिकेशन के फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स पे वर्क करेंगे तो हमारी डे बाय डे कम्युनिकेशन इंक्रीज होती जाएगी. और जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं तो हमारा इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है. ठीक है, तो ये अभी हमने स्लाइड में देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है. नाउ, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये देखो सब लोग जानते होंगे कि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी से तो हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर ही नहीं कर पाएंगे. अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है पर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी से, तो आप किसी को कैसे बताओगे कि मुझे भूख लगी है. आपको मतलब बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं हम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो क्या है कि कम्युनिकेशन हेल्प्स एक्सप्रेसेस थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली. ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से हम हमारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा होता है, हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, वो हम सबको एक्सप्रेस कर पाते हैं.
कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और टीम वर्क को इम्प्रूव करता है। टीम वर्क यानी अगर हम कुछ साथ में मिलके 3-4-5 लोग काम कर रहे होते हैं तो उसे हम टीम वर्क बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन से हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज होता है और टीम वर्क इम्प्रूव होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन असेंशियल है, दोनों ही, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, प्रोफेशनल लाइफ इन द सेंस, जो मान लो रिलेशन विद वन ऑफ योर टीचर, ठीक है, टीचर्स के साथ जो भी रिलेशन होता है, हमारे स्कूल्स में जो भी रिलेशन होते हैं, और अगर आप मान लो ऑफिसेस में जो भी, ये सारे प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं। और जितना भी हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ जितना भी जो हमारी रिलेशन होते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ होती है। तो दोनों में ही हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और फोर्थ थिंग कि कम्युनिकेशन से हम कोई भी फैक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा, कुछ भी मतलब प्रोवाइड करवा सकते हैं और इन लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जैसे आज जो भी आप लोग जो भी सोशल मीडिया या यूट्यूब पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं तो वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता ही होगा। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपको पता चले कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं, आप लोग भी, अरे हाँ कम्युनिकेशन तो पता है क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी पता है, पर जब वो टाइम आता है दैट यू हैव टू राइट अ आंसर और अ परफेक्ट आंसर इन 5 और 6 पॉइंट्स, तब आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा, आपको ऐसा लग रहा है ना कि यूजलेस वीडियो है, पर नहीं, आप एक बार सेंटेंसेस को रीड करिए, आपके दिमाग में वो सेंटेंसेस बैठ जाएंगे तो आपको आंसर फ्रेम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। एक कम्युनिकेशन साइकिल होती है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्या होती है कम्युनिकेशन साइकिल, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है सेंडर। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? सेंडर, द वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन। देखो, सेंडर क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर रहा है, यानी कि स्टार्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को, उसे हम बोलते हैं सेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इसका एक एग्जाम्पल लेके भी सारे फैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स आपके क्लियर करेंगे। एक मिनट। तो हम यहाँ बात कर रहे थे सेंडर की। सेंडर वो होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो मैसेज को सेंड करता है या फिर इनिशिएट यानी कि स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को। सेकंड है मैसेज। मैसेज क्या होता है? आप सब जानते हैं, जो भी आइडिया, जो भी कंटेंट, जो भी ओपिनियन आप सामने वाले को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं मैसेज। ठीक है, फिर आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है कन्वर्टिंग मैसेज इनटू द फॉर्म सूटेबल फॉर द रिक्वायर्ड मीडियम। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमारा जो मैसेज है उसको उस फॉर्म में भेजें, इनटू द फॉर्म सूटेबल फॉर द रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, हम जो हमारा मैसेज है हम उस फॉर्म में भेजें कि जो हम मतलब समझ में आ जाए और एकदम से, मतलब है ना, जो सामने वाला हो उसको समझ में आ जाए। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम किस फॉर्म में अपना मैसेज भेज रहे हैं ताकि सामने वाला जो है जिसको हम मैसेज दे रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज व्हाट एनकोडिंग, यानी कि जो मतलब फॉर एग्जांपल, जब आप सेंडर को अपना मैसेज को वर्ड्स या गेस्चर्स या कोई भी इमेज या किसी भी फॉर्म में आप जब मैसेज को भेज रहे हैं तो वो कितना सिंपली मैसेज को समझ पाएगा, उसे ही हम जस्ट एनकोडिंग बोलते हैं। अच्छा, थर्ड आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है? हम किस मीडियम के थ्रू उससे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मीडियम कैसा हो सकता है कि हम 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या मतलब यानी कि वो इंसान सामने खड़ा हुआ है, फेस टू फेस। सेकंड क्या हो सकता है कि हम व्हाट्सएप पे, फिर क्या हो सकता है हम मेल कर रहे हैं उसे, या फिर हम लेटर लिख रहे हैं। तो ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन चैनल्स हैं कि हम किस वे से, किस माध्यम से बेसिकली हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, रिसीवर क्या होता है? सेंडर का ऑपोजिट, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं वो रिसीवर होता है। डिकोडिंग क्या होता है? जब जो मैसेज है, कन्वर्टिंग रिसीव्ड मैसेज इन अ फॉर्म अंडर, एक मिनट, कन्वर्टिंग मैसेजेस इन अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर। ठीक है, हम मैसेज, वो जो रिसीवर है वो मैसेज को ऐसे डिकोड करे
कि उसको मैसेज समझ में आ जाए, ठीक है। उस मैसेज को रिसीव करने के बाद वो फॉर्म मैसेज की जिसमें रिसीवर कंफर्टेबल हो समझने में, उसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। ओके, नाउ रिसीवर, अच्छा ये तो हो गया रिसीवर एंड डिकोडिंग हो गया। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, जो भी हमने मैसेज भेजा और जब रिसीवर ने उसे डिकोड कर लिया, उसके बाद उस मैसेज से वो जो भी समझाए तो जो उसका रिप्लाई होता है वो फीडबैक होता है हमारे लिए। बेसिकली वो रिप्लाई उसका, अगर हमने मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर अगर हमें मिल रहा है उस क्वेश्चन का, तो मतलब हमारा मैसेज सही सलामत पहुंच गया। और अगर उसका उस दोबारा अगर वो रिप्लाई कर रहा है कि मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मतलब उसको मैसेज क्लियर नहीं हुआ। तो फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि फीडबैक से ही हमें पता चल पाता है कि हमारा मैसेज उसको सही तरह से पहुंचा है या नहीं, और पहुंच गया तो वो उसको कितना डिकोड कर पाया है। समझ आया? ये सारे एलिमेंट्स एक बार हमें ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड हमने इसलिए रखी है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टीचर हैं क्लास में, ठीक है, वो आपको एक होमवर्क दे रही हैं। आपकी जो टीचर है वो आपको एक होमवर्क दे रही हैं जो आपको करना है। तो अब इसमें हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, सेंडर। तो सेंडर यहाँ पे क्या हो गया, आपको मैसेज कौन दे रहा है, टीचर। मतलब ये बात हो रही है कि जब टीचर आपको बोलती है ना ये होमवर्क करके लाना, वो वाली बात। तो यहाँ पे आपको मैसेज कौन दे रहा है, टीचर। तो सेंडर कौन हो गया, टीचर हो गई, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट क्या पढ़ा था, बताओ, मैसेज पढ़ा था। तो वो मैसेज ये दे रही हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा, मैसेज ये दे रही है कि आप सबको चैप्टर कंप्लीट करके लाना है, मतलब चैप्टर 5 कंप्लीट करके लाना है। कंप्लीट चैप्टर 5 उन्होंने ही मैसेज दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होगा कि जो टीचर हैं कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू सिंपल वर्ड्स, ठीक है। वो जो टीचर हैं उन्होंने जब मैसेज दिया फिर वो एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो जो उनका मैसेज है, जो उनके दिमाग में जो उन्हें बच्चों को फॉरवर्ड करना है, उसको कितना अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाए ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। तो जैसे उनके दिमाग में था कि बच्चों को होमवर्क देने चैप्टर 5 का, तो वो अपने दिमाग में क्या सोचेंगी, वो एनकोड क्या करेंगी, बेसिकली आपको क्या बोलेंगी कि प्लीज कंप्लीट चैप्टर 5 एंड सबमिट इट टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया एनकोड के कंप्लीट चैप्टर 5, और उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन जो होता है मैसेज का, उसे हम एनकोडिंग बोल देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, चैनल आता है, कम्युनिकेशन चैनल आता है। तो चैनल क्या होगा यहाँ पे, स्पीकिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। चैनल क्या हो जाएगा कि वो आपसे क्लासरूम में ही तो बोल रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्लासरूम आपका चैनल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, रिसीवर। तो आप सब जानते हैं रिसीवर कौन होंगे, आप लोग होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स होंगे। एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग करेगा कौन, रिसीवर करता है डिकोडिंग। और डिकोडिंग यानी कि स्टूडेंट उस मैसेज को सुनेंगे, समझेंगे और करके भी लाएंगे फिर वो, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शंस को सुनना और समझना इज व्हाट डिकोडिंग फ्रॉम योर एंड ओनली। और उसके बाद होता है फीडबैक। के फीडबैक क्या होगा, जब मैम बोले स्टूडेंट आस्क मैम, तो मतलब फीडबैक क्या होगा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि मैम क्या हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, या मैम क्या हमें कल कॉपी चेक करानी है, या मैम आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया है चैप्टर 5 में से, जो भी आपका मतलब रिसीवर की तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा उस मैसेज को सुनने के बाद, उसे हम बोलते हैं फीडबैक। क्लियर हो गया? आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से आपको सारे एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस एग्जाम्पल को ही अपने दिमाग में सेट रखेंगे ना, तो एग्जाम में भी लिखने में ईजी होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's यानी कि मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कम्युनिकेशन डिपेंड है, तो उनको पढ़ेंगे, मतलब वो हमारी कम्युनिकेशन में होना नेसेसरी होता है। तो सबसे पहला C है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा मैसेज है कम्युनिकेशन में, जो भी हम पास कर रहे हैं, वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, साइंस मतलब कुछ भी मान लो, आप फिजिक्स में मान लो न्यूटन के लॉज पढ़ रहे हैं। अब
अगर आप अपने ग्रैंड मदर को वो न्यूटन के लॉ समझाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि मुझे वो न्यूटन के लॉ समझाओ, और आपने बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में उन्हें और इक्वेशन वगैरह F = ma और एटसेट्रा एटसेट्रा इनर्शिया वगैरह ये सारे शब्द बोल दिए, तो क्या वो समझ पाएंगी? नहीं समझ पाएंगी। और दूसरी ही तरफ अगर आप उन्हें ऐसे समझाएं कि हम फॉर एग्जांपल हम भाग रहे होते हैं और फिर बस रुक जाती है एटसेट्रा एटसेट्रा, आप ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। तो ये दोनों केसेस में आप खुद जानते हैं कि जो आपकी ग्रैंड मदर है वो किस तरीके से अच्छे से समझ पाएंगी। तो यही होता है, आप अपनी ग्रैंड मदर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर फर्स्ट केस में आपका जो मैसेज है वो उन्हें क्लियरली पास ऑन हो ही नहीं रहा है, वो अच्छे से इजीली उसे समझ ही नहीं पा रही हैं। और वहीं सेकंड केस में आपने जब उन्हें एग्जाम्पल देके समझाया तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं क्लैरिटी। अच्छा, उसके बाद होता है कॉन्सियसनेस, कॉन्साइसनेस। ठीक है, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। मतलब वही जैसा अभी हमने पिछले एग्जाम्पल से समझा है कि हमें सिंपल वर्ड्स का यूज करना है और सिर्फ उतना ही बोलना है जितना जरूरत है। हम फालतू का पहले हम मान लो न्यूटन के लॉ समझाने के लिए हम पहले आर्किमिडीज के प्रिंसिपल समझा रहे हैं, फिर हम बायोंट फोर्स समझा रहे हैं। मतलब वही है कि जो नीडेड होगा उस कम्युनिकेशन में, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, सिर्फ हमें वही देनी होती है। अच्छा, थर्ड है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है कि हमें सही स्पेलिंग्स, प्रॉपर ग्रामर और प्रॉपर लैंग्वेज को ऐसे ऑप्ट करना चाहिए ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एफिशिएंटली हो पाए। अब यहाँ पे स्पेलिंग्स कैसे, जैसे आप जरूरी नहीं है आप सिर्फ 1-on-1 कम्युनिकेशन करें, जब भी आप टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को या एक लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें देखी जाती है कि स्पेलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए। स्पेशली जब आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या फॉर्मल टेक्स्ट कर रहे हो या फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप किसी सीनियर को या किसी भी कोई किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे है, आप उसे मैसेज या लेटर भेजते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आप कितने एक्यूरेट हैं टुवर्ड्स स्पेलिंग्स, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है और आप कौन सी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में लिखे, इट्स नॉट अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आप जो एक मैसेज में आप जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी उस मैसेज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार मैसेज भेज दिया उसके बाद आपको याद आया उस शिट मैं तो ये भूल ही गई या भूल ही गया, व्हाटएवर। तो कंप्लीटनेस यानी कि आपका मैसेज पूरा कंप्लीट और फुलफिल होना चाहिए विद द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू प्रोवाइड टू द रिसीवर। ठीक है, फिफ्थ आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होता है, वही कि आपको करेक्टनेस नहीं, कॉन्क्रीटनेस है ये। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि आपको करेक्ट वर्ड और करेक्ट फ्रेजेस यूज करने चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड यूज करने चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो उससे कम्युनिकेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। आता है नेक्स्ट कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन करें, वो चाहे आपके एल्डर हो या आपसे कोई यंगर हो, तो हमें हमेशा रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, और उन रिसीवर की जो फीलिंग है उसे कंसीडर करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को कैरी ऑन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाला मतलब रिसीवर जो है, कभी हम बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमारी कम्युनिकेशन में हमारी लैंग्वेज या हमारे वर्ड्स का यूज ऐसा होता है और हम इतने फ्लो में होते हैं उस टाइम कि हम सोचते ही नहीं है कि जो रिसीवर होगा उसे कैसा फील हो रहा होगा। तो यही कर्टसी यही दिखाता है कि हमें रिस्पेक्टफुल रहना है और हमें जिसको हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स को भी कंसीडर करते हुए अपनी बात रखनी है। आप अगर मान लो किसी ने आपके साथ बुरा भी किया होता है ना, तब भी आप उसको मतलब बता सकते हैं कि आपने बुरा करा है विदाउट यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स। आप उसको गंदा बोलते हुए भी आप उसको मतलब ऐसा गिल्टी फील करा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप गंदी बातें बोलें या अब्यूज लैंग्वेज यूज करें तभी होगा। ओके, कोहेरेंस क्या होता है, एंश्योर द मैसेज इज लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आपका जो मैसेज है वो लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ऑब्वियसली यहाँ पे एज फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लो आप किसी फॉर्मल
कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो ये लॉजिकल होना चाहिए। फॉर अगर आप उनसे छुट्टी की डिमांड कर भी रहे हैं कि आपको अपनी लीव अप्रूव करवानी भी है, तो उसका आपको लॉजिकल रीजन दीजिए, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं लिख सकते उसमें कि मेरा मन नहीं आज स्कूल आने का इसलिए मैं छुट्टी पे हूँ, नहीं। तो ये लॉजिकल होना चाहिए। दूसरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जब भी आप कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट लिखते हैं या फिर आप लेटर लिखते हैं तो वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे कि पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप कुछ बात कर रहे हैं फिर एकदम से आपने कुछ बात कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब वो होता है। तो ये थे हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आता है इससे। अच्छा, अगर मान लो मतलब ये लिख के ले लो कि अगर आपके एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन या फिर व्हाट इज कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आना होगा। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला कम्युनिकेशन का टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन, जो अभी हम आप लोगों से भी कर रहे हैं। देखो ये जो हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। हम आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं उसे, और उसके बाद आप कमेंट्स में रिप्लाई करके उसका फीडबैक दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको वर्ड्स के थ्रू शेयर करते हैं, तो ये 2 टाइप का होता है। देखो हमेशा ऐसा लगता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन नहीं आता, नहीं। जहां भी वर्ड्स का यूज हो रहा होगा वो कम्युनिकेशन है, ईदर इट इज रिटन और ओरल। तो ओरल कम्युनिकेशन, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, आप कोई फोन कॉल कर रहे हैं, आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये सारे ओरल कम्युनिकेशंस आते हैं। ऑल्सो आप जब वॉइस नोट भेजते हैं वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन है। और वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा ही टाइप रिटन कम्युनिकेशन, इसको हम ये कैसे हो सकता है, जैसे ईमेल, एसएमएस एंड न्यूज़पेपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, पर नहीं। आप ईमेल लिखते टाइम भी वर्ड्स का यूज करते हैं, एसएमएस लिखते टाइम भी वर्ड्स का यूज करते हैं, एंड न्यूज़पेपर लिखते टाइम मतलब न्यूज़पेपर जब आप रीड करते हैं, किसी ने तो उसे लिखा ही होगा, तो तब भी वर्ड्स का यूज होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसका जस्ट उल्टा, जिसमें हम वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। विदाउट यूजिंग वर्ड्स जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तब हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है? तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टेक्ट, इन सब से हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो कम्युनिकेट कैसे करते होंगे आपस में? तो वो इसी टाइप से कम्युनिकेशन करते हैं। उनके बहुत सारे मतलब साइन लैंग्वेज होती है सबसे पहली बात तो। और कभी कभी आपको किसी की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि अच्छा ये, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का बुरा करा, अब उसे पता चल गया कि आपने बुरा करा है और वो आपके सामने गुस्से से आ रहा है। उसने आपसे अभी तक कोई एक शब्द भी नहीं बोला है, पर आपको पता है ना कि वो क्या करने वाला है, वो आपसे पूछने ही वाला है कि ऐसा क्यों करा। तो यही होती है बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया कि वो एंग्री है। नेक्स्ट होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। आप देख रहे हैं हैप्पी, सैड, क्राइंग, इमोशनल, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन से हम जज कर सकते हैं कि मतलब क्या कहना चाह रहा है कोई इंसान। जेस्चर्स होते हैं, आप किस हिसाब से अपने हैंड्स को, अपने पोस्चर को मेंटेन रखते हैं, उस हिसाब से भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में बैठे हैं, मान लो कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और हमारे जेस्चर ऐसे नहीं होंगे, जैसे हम बहुत कीनली उन्हें सुन रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि द वन इज नॉट इंटरेस्टेड, हमें पता चल जाएगा कि वो नहीं सुनना चाहता। फिर टोन ऑफ वॉइस और आई कॉन्टेक्ट से हम पता लगा लेते हैं। फिर थर्ड टाइप आता है, ये सेकेंड टाइप था और ये थर्ड टाइप है, ये फर्स्ट था। थर्ड टाइप आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हम ना तो वर्ड्स का यूज कर, मतलब वर्ड्स का तो यूज नहीं करना है, मतलब हम सिंबल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, ठीक है, रिप्रेजेंट करें क्या कोई भी मैसेज।
तो जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट पे देखते हैं, रेड का मतलब आपको क्यों पता चलता है कि वो स्टॉप ही होना है? क्योंकि वो रेड कलर हमें दिखा रहा है। रेड कलर क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि स्टॉप हो जाओ। तो ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन के, किसी भी चीज को देख के, इमेजेस को, सिंबल्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। ओके। अब हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन बैरियर्स देखने वाले, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। कि बैरियर्स का मतलब आप जानते हैं सब, रोकने के लिए, बेसिकली रेजिस्ट जो करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को, या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला होता है फिजिकल फैक्टर, जैसे कि नॉइस, पुअर कनेक्शन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर 1 to 1 बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो बहुत सारा शोर हो रहा है तो आपकी कम्युनिकेशन हैम्पर होएगी। उसके बाद अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो पुअर कनेक्शन, मतलब जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है। अच्छा, सेकंड हम बात करें लिंग्विस्टिक। अच्छा, ये थोड़े शॉर्ट हैं, आप चाहे तो एग्जाम में इन्हें डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप लैंग्वेज बैरियर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में गए या साउथ से नॉर्थ में आए, तो और मान लो आप जब नॉर्थ से साउथ में गए तो आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में आपको तमिल नहीं आती, तो आप वहाँ के लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? ऑल्दो यू हैव मोबाइल फोन्स, पर आप अगर आपके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं हो तो आप ट्रांसलेटर भी यूज नहीं कर सकते, तब आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो इसलिए ये बैरियर आ गया ना कि अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया कि मतलब आपकी कम्युनिकेशन यहाँ हो ही नहीं पाएगी। दूसरा ये भी होता है वोकैबुलरी इशू, कि आपको दोनों को लैंग्वेज तो आती है पर आपको थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर, मतलब आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ। फिर आता है इंटरपर्सनल फैक्टर, जैसे कि कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को हैम्पर करते हैं। वैसे इंटरपर्सनल फैक्टर इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही हम इमोशंस वगैरह को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता या फिर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसमें आपके इमोशंस को हर्ट हुआ, राइट? तो यही होता है इंटरपर्सनल बैरियर्स, कि अब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उससे। तो इमोशंस को लेके यहाँ पे थोड़ा पर्सनल एटीट्यूड्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि कभी भी आप ऑफिस वगैरह में देखिए, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल होता है या फिर कोई हायरार्की चलती आ रही होती है। अगर आप मान लो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे आप थोड़े, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो थोड़ी लो है और आपको किसी हाई डेजिग्नेशन वाले को अप्रोच करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब डायरेक्टली आपको अगर सीईओ को अप्रोच करना है तो ऐसा नहीं होता, पहले आपको उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी, फिर वो, तब जाके। तो ये हायरार्की चलती है। हायरार्की यानी कि एक के बाद एक ये जो लेवल्स होते हैं उनकी वजह से कुछ रूल्स होते हैं जिनकी वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते किसी भी पर्टिकुलर इंसान के साथ, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फिर आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर होते हैं वही कि हमारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे बिलीव्स अलग होते हैं, और अगर कोई और इंसान है, फॉर एग्जाम्पल वो नॉन इंडियन है कोई, ठीक है, तो उसके कस्टम्स और बिलीव्स अलग होंगे, तो तब भी हमारी थोड़ी कोऑर्डिनेशन मैच नहीं करेगा, तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, जैसे कि व्हाट समवन हैज बीन थ्रू इन लाइफ कैन इफेक्ट हाउ दे सी और हियर थिंग्स, ठीक है। हमारी लाइफ में कोई इंसान कितना इम्पोर्टेंस रखता है उसकी वजह से हमारी प्रेजेंट कम्युनिकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स जो आपका मतलब वो अच्छा फ्रेंड नहीं है, वो आपको कभी कभार बिट्रे कर देता है या फिर वो आपकी नहीं सुनता। तो अगर आप एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब उसके पास्ट एक्सपीरियंस ये बताते हैं, तो आज आपके प्रेजेंट टाइम में आप उसमें भी इतना इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, या आप उससे भी उसी तरीके से बात करोगे, एकदम फॉर्मेलिटी वाली लिमिटेड बात करोगे। तो आज का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से भी बनता है या बिगड़ता है, तो ये एक बैरियर हो गया। अच्छा, ये भी हो गया कल्चर, हाँ ये दोनों हो गए थे, डबल कॉपी हो गया।
ओके एक इमोशंस वही इंटरपर्सनल में ही आ गया कि हम मान लो हमारा मनी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा आज टायर्ड हैं और कोई हमें इंटरेस्टेड बात बताने वाला है, बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत खुश है, तो वो इमोशंस होते हैं कि कभी कभार हमारा एक्साइटमेंट होता है कि हम एक पर्टिकुलर इंसान से बात करें, इंटरेस्टेड हों, पर एट द सेम टाइम कभी कभी मतलब नहीं होगा, तो वो इमोशंस होते हैं। फिर उसके बाद होता है प्रेजुडिस मतलब कुछ ऐसे सोसाइटी के थॉट्स होते हैं या सोसाइटल लेवल पे बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कोई बायस है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या फिर प्री कंसीव्ड नोशंस जो होते हैं। बेसिकली प्रेजुडिस का मतलब वही होता है कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अगर मान लो कोई है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, है ना, या फिर कोई ऐसी थिंकिंग है जो सोसाइटी अपने लेवल पे सही मानती है पर आपको उसमें कोई दिक्कत लग रही है, तो वो आप कैसे कन्वे करोगे, क्योंकि वो एक सोसाइटल लेवल की बात हो गई ना। मतलब आप कर तो पाओगे पर एक बैरियर आएगा आपके सामने, अरे मेरे को इसको ये प्रेजुडिस है या फिर ये जो थिंकिंग है या जो ये थॉट है इसको फेस करना पड़ेगा। तो ये सारे हो गए हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स। इनमें से आप कोई भी 5 अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बच्चे मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आप बहुत कुछ लिखे, क्योंकि ये हम रोज परफॉर्म कर रहे हैं कम्युनिकेशन ना, इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल्स। अभी तो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी भी बोलने वाली स्किल्स हैं उन पे देखा। अब राइटिंग स्किल्स में हम देखते हैं थोड़ा यहाँ पे ग्रामर आएगा। आप बोलेंगे ये एआई में पहले तो कम्युनिकेशन आया, अब कम्युनिकेशन में ये क्या आ गया, इंग्लिश पढ़ने लगे हम। नहीं, राइटिंग स्किल्स में भी थोड़ी सी हम बात करें तो देखो जो राइटिंग स्किल्स है वो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली हम मैसेज लिखे, एप्लीकेशन लिखे, लेटर लिखे, सब में हमें लिखना ही है। अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं जो हमारा पेपर में छपना है, तो सोचो वो हमें कितना हिसाब से लिखना होता है, कितना चीजें देख के लिखना होता है, क्योंकि इतने सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं उसे। तो हमारे पास एक गुड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए जिससे हमारा मैसेज क्लियर, करेक्ट और इजी टू अंडरस्टैंड हो रिसीवर को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप। अब छोटे जो ग्रुप्स होते हैं ना वर्ड्स के, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस हो गया, पर सेंटेंसेस का भी अगर हम हाफ कर दे तो वो फ्रेजेस हो जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू गिव मीनिंग, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो जिनका, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस, पर वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। बेसिकली जैसे कि आप ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये कोई पूरा सेंटेंस नहीं है। क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग? नहीं, हम ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं मानते, पर ये मीनिंगफुल फ्रेज है क्योंकि हमें पता चल रहा है ओके ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। ओके, फ्रेज समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं थोड़े से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव से समझ में आ रहा होगा, आप कोई भी स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दें तो ये क्या होता है डिक्लेरेटिव। जैसे आपने बोला आई लव आइसक्रीम, तो आपके फ्रेंड्स को पता चल गया हाँ भाई इसे आइसक्रीम पसंद है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया जो आपने जाहिर कर दिया, जैसे कि आई लव एआई। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरोगेशन करना यानी कि क्वेश्चंस करना। तो इसका एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, डू यू लाइक रीडिंग, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। बेसिकली इन सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा WH वर्ड्स का यूज करा जाता है, तो ये इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव होता है जब भी हम किसी को कमांड दें कि सिट डाउन, गो टू स्कूल, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ये कमांड होती हैं। स्लैश रिक्वेस्ट अगर हम करें, मैम प्लीज मे आई गो टू वॉशरूम, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कमांड भी और रिक्वेस्ट भी। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करें अपने सेंटेंसेस के थ्रू, जैसे कि व्हाट अ सरप्राइज, ये वी वन, ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं ना जिनके पास में एक्सक्लेमेशन लगता है, या हुर्रे, व्हाट, ऐसे अलास, ऐसे वाले, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा ठीक है, हमने फ्रेज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं अब हम लोग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो पहले बात तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप जो कि एक मीनिंगफुल सेंस बनाए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वो वर्ड्स का ग्रुप, ऐसा हो जो मीनिंगफुल हो।
तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता क्या है। वैसे तो आपको ये पता होगा। तो अगर हम ये देखें सेंटेंस, शी इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, द वन हु इज डूइंग स्पेसिफिक वर्ब। कोई भी वो इंसान या कोई भी वो चीज जो उस वर्ब को कर रही हो या जो उस काम को कर रहा हो, वो सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में वर्ब पहले तो बताओ क्या है, रीडिंग है, रीड करना ये वर्ब है। कोई भी एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब होता है। पर वो कर कौन रहा है, शी कर रही है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया रीडिंग। और वो शी जो सब्जेक्ट है वो किस पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बुक। तो वर्ब शी इज रीडिंग में वो कर क्या रही है, रीडिंग। कौन कर रही है, शी, और किस पे कर रही है, बुक पे। समझ आ गया, बुक पे यानी कि काम किस पे हो रहा है, मतलब बेसिकली बात किस बारे में हो रही है वो चीज। आगे देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। स्पीच यानी हम कुछ भी बोलते हैं, उसमें 8 चीजें ऐसी होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और हमारी स्पीच में वो आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट होता है नाउन। आप सब जानते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम जो है उसे हम नाउन बोलते हैं। फिर प्रोनाउन, नाउन के जगह पे जो यूज करे जाते हैं वर्ड्स, ही, शी, इट, दे। देखो ये हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, ये 6-7 क्लास की पढ़ाई है। वो प्रोनाउन होता है। वर्ब क्या होती है, अभी हमने बताया था, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, रीड, राइट्स, ड्रिंक, ईट, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब भी हम नाउन को डिस्क्राइब करें कि ही इज अ टॉल बॉय, श्याम इज अ टॉल बॉय, तो श्याम क्या हो गया, नाउन, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो लंबा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर आता है एडवर्ब। एडजेक्टिव यानी नाउन को डिस्क्राइब करे, एडवर्ब यानी वर्ब को डिस्क्राइब करे। जैसे कि शी इज रीडिंग साइलेंटली, तो रीडिंग यहाँ पे वर्ब है, पर वो कर कैसे रही, चुपचाप कर रही है, तो ये हो गया। प्रपोजिशन क्या होता है, जब हम किसी का रिलेशन बताते हैं, जैसे कि कैट, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, ऐसा ऐसा। कंजक्शंस क्या होते हैं, जब भी हम वर्ड्स को ज्वाइन करें ऐसे वर्ड से, एंड, बट, बिकॉज, येट, इनसे, तो ये कंजक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस कर रहे हैं जब हम कोई इमोशन, वही एक्सक्लेमेशन, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो थे वो। अच्छा, यहाँ पे एक और हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सब जानते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी चीज का, आर्टिकल्स हैव डिटरमाइन वेदर यू आर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक टाइप और समथिंग जनरल टाइप। मतलब हम किसी भी चीज की, जब क्वांटिटी की बात हो या किसी स्पेसिफिक चीज की या जनरल चीज की बात हो, तो हम आर्टिकल यूज करते हैं। आप सबको पता है आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द, ए यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट्स एंड यूज फॉर वॉवल्स। अच्छा, वॉवल्स मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसे याद मत रखो, यहाँ पे साउंड भी होते हैं, जैसे कि HOUR है। अब जिसने ऐसे पढ़ा है कि ए कॉन्सोनेंट के साथ आएगा और एन वॉवल के साथ आएगा, तो वो तो यहाँ इससे पहले ए लगा देगा। पर यहाँ पे आर्टिकल्स ए और एन तब भी लगता है, हम वो देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। तो जब भी हम आर बोल रहे हैं, आर, 1 आर, 2 आर, 3 आर, तो उसमें हमारे पास अ साउंड आ रहा है, और हमारा क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे एन आएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे साउंड के साथ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। बहुत सारे सेंटेंसेस के ग्रुप को हम पैराग्राफ बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक से शुरू होता है, जिसको हम और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देके लास्ट में उसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज, आपको लग रहा होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन, इट्स टाइप्स, इट्स बैरियर्स, 7 C's एंड राइटिंग स्किल्स, पैराग्राफ, सेंटेंस। पर यार देखो, हमने इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसका ये 1 शॉट है, 40 मिनट्स में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला। पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आपको लग रहा होगा अरे मैम ने तो ये डीपली पढ़ाया ही नहीं, या फिर इसके एग्जाम्पल्स और चाहिए मुझे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम इसके लिए क्या बोलते हैं, अगला ही वीडियो जो आएगा ना, वो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और क्वेश्चन आंसर्स ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के, वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो उनसे हमारा जो चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि और डीप में पढ़ना था, वो वहाँ कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप, बस आप इसको देखिए, इसकी थ्योरी आप दिमाग में रखिए, तब तक हम जब तक रखिए तब तक जब क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आएगा, ताकि आप फटाफट वीडियो के साथ साथ आंसर भी करते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब मतलब यहाँ इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था 9th क्लास के सिलेबस में। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत खुशी मिलती है जेन्युइनली। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। अभी बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होंगे ना चैनल, और बहुत सारे लोग अभी कंटेंट बेसिकली सर्च कर रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही नहीं, हम AI टिल एंड आपको पढ़ाने वाले हैं, वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे। और भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको इसमें कुछ भी समझ आया हो, या अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।